हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयशा है और जैसा कि हम सबको पता है, बीते 18 जून 2024 को हमारी नेट जेआरएफ की परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हमारा पेपर कैंसिल हो चुका है। उसके बावजूद प्रश्न हमारे सामने हैं और प्रश्नों के प्रति हमारी जिज्ञासा तो बनी ही रहती है। विद्यार्थी हमेशा प्रश्नों के प्रति जागरूक रहता है। तो पेपर 2 के जो प्रश्न थे, लगभग 100 प्रश्न थे, जिनमें यदि हम गद्यांशों को हटा दें तो 90 प्रश्न बचते हैं। उन 90 प्रश्नों के प्रति आपकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो ऑथेंटिक आंसर्स हमें मिल सकते थे, उन ऑथेंटिक आंसर्स के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने दिख रहा है वो है, संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों को शीर्षकों को पहले से बात के क्रम में लगाना था हमें। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो भक्ति आंदोलन और इस्लाम है। ये जो शीर्षक है ये भाग 3 जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है, इसके भाग 3 के 6ठे प्रकरण से है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, यह जो अध्याय है ये चौथे भाग का 17वां प्रकरण है। प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, ये दूसरे भाग का 5वां प्रकरण है। और उर्दू का जन्म, ये तीसरे भाग का 11वां प्रकरण है। शिक्षा में क्रांति, चौथे भाग का दूसरा प्रकरण है। अगर इसे हम क्रम से लगाते हैं तो सबसे पहला प्रकरण बनता है सी, जिसे प्राचीन भारत और बाह्य विश्व कह सकते हैं। उसके बाद आता है ए, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। उसके बाद डी, उर्दू का जन्म। फिर शिक्षा में क्रांति और भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। इस तरीके से देखें तो जो पहला विकल्प है CADEB, ये विकल्प एकदम ठीक ठहरता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? ये सभी कथन दरअसल 2 ही पुस्तकों से लिए गए हैं, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वो उनके हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गए हैं। सबसे पहला कथन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वो है, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। दूसरा कथन जो आचार्य शुक्ल जी का है वो है, छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। तत्पश्चात तीसरा जो आचार्य शुक्ल का कथन है वो है, छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। लेकिन ये जो 2 कथन हैं जो आचार्य रामचंद्र की शुक्ल जी के नहीं है, वो दोनों कथन दरअसल नामवर सिंह जी के हैं और एक ही पुस्तक से लिए गए हैं। उस पुस्तक का नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। उसमें छायावाद का जो हिस्सा है वहां से ये दोनों कथन लिए गए हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ACE ये ऑप्शन सही ठहरता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस काव्य शास्त्री ने काव्य साधन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व बताया है? हमने रस सिद्धांत पढ़ा है और साधारणीकरण के भीतर हम भट्ट नायक को पढ़ते हैं जहां पर भोजकत्व की बात आती है। तो इसका उत्तर भोजकत्व में भट्ट नायक होना चाहिए। जिंदगी नामा उपन्यास, जैसा कि हम सबको पता है, बहुत सारे गीतों से सुसज्जित है। तो उन्हीं गीतों में से कुछ गीतों के मुखड़े दिए गए हैं, उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला गीत, हालांकि ये उपन्यास का पहला गीत नहीं है, उसके बावजूद इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन में से पहला गीत यही है, उसका मुखड़ा यही है। अव्वल खुदा द विरज कीजे इश्क कीता सो जगदा मूल मियाँ, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद जो दूसरा गीत आता है वो है, चढ़ गए चेत बड़ी फुहार। उसके बाद जो तीसरा आता है वो है, मैं सूरज अगन जलाऊंगी। तत्पश्चात जो चौथा है वो है, मियाँ मजनू। और 5वां है, आल दिवाले। ये अंतिम है। इस क्रम से यदि हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन जो है CEBDA, ये सही ठहरता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्र रामगुप्त ने ध्रुव स्वामी को मोक्ष की आज्ञा दी थी। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? मोक्ष, यहाँ मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। उन रामगुप्त से ध्रुव स्वामी को विवाह विच्छेद करने की अनुमति मिल गई थी। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। सरोज स्मृति की कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। यहाँ ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ACEBD हो गया, इसे हम ABCD के ही क्रम में देखेंगे। ABCDE। सबसे पहला जो ऑप्शन है या सबसे पहला जो कह सकते हैं पहली पंक्ति जो सरोज स्मृति में आई है वह है, 13वां सिंधु तरण। ये लगभग दूसरी या तीसरी पंक्ति है जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। उसके बाद आता है, मैं
कवि हूँ पाया है प्रकाश। उसके बाद जो तीसरा कथन है वो है धन्य में पिता निरर्थक था। चौथा है वो है दुख और भी फलित होगी छवि, और अंतिम है दुखी जीवन की कथा रही। इस क्रम से यदि हम देखें तो EADBC सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसी की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? यहाँ उत्तर होना चाहिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष इसलिए क्योंकि यहाँ पर से चिन्ह का लोप हो गया है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्त से लिखित, इसे हम हस्तलिखित कहते हैं। वो करण उपादान करण तत्पुरुष का उदाहरण होता है जिसमें समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण हो जाता है। इस हिसाब से करण तत्पुरुष सही विकल्प है। अगला, अपनों को आप ही बिसरो, जैसे सुनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की पंक्ति है, इसमें सुनहा शब्द का अर्थ आपको बताने के लिए दिया गया था। ये प्रश्न MP असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये एकदम बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया था। दरअसल सोनहा शब्द का अर्थ होता है कुत्ता। ये उदाहरण देते हुए बताया है कबीर ने कि जिस तरीके से हम अपने आप को भूल गए हैं, ये वैसी ही परिस्थिति होती है जैसे एक कुत्ता होता है, वो कांच के मंदिर में, यदि कांच के कमरे में अगर गुम जाए तो वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। वही परिस्थितियों से बताते हुए कबीर ने इन पंक्तियों को लिखा है। अगला, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में निबंध दिए गए हैं, सूची 2 में निबंधकार हैं। गवई गांव की गंध, ये विवेक की राय की रचना है, तो इससे इसका मिलान कर देते हैं। यथासंभव शरद जोशी की रचना है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, प्रश्न में जो पूछा गया है वहां पर वे और होंगे जो मारे जाएंगे लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल ये होगा और वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, और इसका उत्तर होना चाहिए रघुवीर सहाय। और इस क्रम में यदि हम देखें तो चौथा ऑप्शन आना चाहिए जिसमें A का होगा 3, B का 1, C का 4 और D का 2। ये सही ऑप्शन, सही विकल्प होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं गीत की पंक्तियां, सूची 2 में वक्ता है, पात्र है। पहला, चना हाकिम साहब जो खाते, ये घासीराम का गीत है, घासीराम ने इसे कहा है, और इसे हम दूसरे दृश्य से देखते हैं। दूसरे दृश्य में इसका वर्णन है। फिर उसके बाद लाख टका का जोबन, ये मछली वाली का कथन है, और ये आता है तीसरे दृश्य में। फिर उसके बाद महंत का कथन है कोयल बायस एक सम, ये आता है तीसरे दृश्य में। और उसके बाद आता है प्रकट सभ्य अंतर छलधारी, गोवर्धन दास का कथन है, और ये आता है 5वें दृश्य में। इस तरीके से अगर मिलान करें तो सही उत्तर होता है A का 3, B का 4, D का 2 और C का 2 और D का 4। 61, निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तक के लेखक मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध की रचनाओं को यहाँ पर हमें चुनना है और उसका उत्तर देना है। तो मुक्तिबोध की रचनाओं में सबसे पहली रचना जो है वो है नई कविता और आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये 1964 में आई थी। उसके बाद ये जो रचना है लघु मानव की भाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये दरअसल विजयदेव नारायण शाही की रचना है। उसके बाद, और ये भी एक आलोचना पुस्तक नहीं है बल्कि एक लंबा निबंध है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इतिहास और परंपरा, ये नामवर सिंह की रचना है। और कामायनी एक पुनर्विचार, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। इस हिसाब से देखें तो ADE ऑप्शन जो है सही है, उसी के साथ हमें बढ़ना है। 62, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा थी, देश भाषा ही कहलाती थी, जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? कथन होगा, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना था। इस प्रश्न में सबसे पहले पात्रों की हमें पहचान करनी है कि वो किस उपन्यास से संबंधित है। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि उन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष क्या है। सोमराज साहनी, ये तमस उपन्यास से इनका संबंध है। तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। उसके बाद काशी शाह आते हैं जिनका संबंध जिंदगी नामा से है, और जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 1979।
रुप्पन बाबू राग दरबारी से संबंधित है और 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। प्यारू ये मैला आंचल से संबंध रखता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। प्रतापी चाची ये धरती धन्ना अपना इस उपन्यास संबंधित है 1972 इसका प्रकाशन वर्ष है। लेकिन जब हम विकल्पों की तरफ देखते हैं तो कोई भी विकल्प नहीं है जो इन प्रकाशन वर्ष के अनुसार सजाया गया हो। तो जो सही विकल्प सामने निकल कर आता है वो है डी, सी, ई, ए, बी। ये सही विकल्प होना चाहिए हमारे अनुसार। तो अगर यहाँ पर त्रुटि है तो अगर उत्तर आता तो ये प्रश्न ड्रॉप होने की संभावना थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? किन शैलियों का, किन रागों का प्रयोग किया गया है वो पूछा गया है। तो राग जय जयवंती इसका कोई उल्लेख नहीं है और साथ ही साथ राग रामकली इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। लावणी शैली में रोबहू सब मिलके लिखा गया है, पहले अंक में है। राग काफी भी है, राग काफी में मदवा पीवे पागल अंक 4 में जो गीत है वो लिखा गया है। और राग चैती गोरी इसमें जागो रे जागो भाई छठे अंक का जो गीत है वो गाया गया है। इस हिसाब से देखें तो लावणी, राग काफी और राग चैती CED जो है वो सही ऑप्शन होना चाहिए। तो तीसरे विकल्प के साथ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन क्या है? अर्धमागधी, पहला, जैन आचार्य ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, बिल्कुल ठीक। इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास व्यवहृत होता था। मथुरा के आसपास नहीं कह सकते, मुख्यतः यूपी और बिहार में था, लेकिन मथुरा के आसपास ऐसा कोई बहुत उल्लेख मिलता नहीं है। इस ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे। सी, स श के स्थान पर श का प्रयोग अर्धमागधी में अप्रमुख विशेषता है। ये दरअसल गलत है। श, श और स इसमें से केवल स का प्रयोग होता था, श का प्रयोग नहीं होता, तालाव्य श का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि दंत स का प्रयोग होता था। तो ये कथन जो है गलत है। डी, अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्राकृतों के बीच मानी गई है, एकदम ठीक। अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी बोली का संबंध माना गया है, एकदम ठीक। तो ADE इस ऑप्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे जो कि चौथा है। अगला, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युक्ति का उल्लेख कौन करता है? इसका उल्लेख किन्नी करती है। जब वो फाउंटेन पेन वाली बात हो रही होती है वहां पर ये उल्लेख आता है, तो किन्नी सही उत्तर होना चाहिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में विशेषण दिए गए हैं और सूची 2 में विशेषणों के प्रकार हैं। पहले UGC नेट में ग्रामर वाला पोर्शन बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ गई है। देखिए, अच्छा जो है वो गुण को बताता है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक हो गया है, ये वाचक होगा। सवा जो है वो एक निश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। कुछ ये अनिश्चित संख्या बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। और वह ये सर्वनाम की श्रेणी में आता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। इस दृष्टि से अगर हम मिलान करेंगे तो जो सही विकल्प आता है वो है विकल्प नंबर 3। मिलान कर लीजिएगा। 68वां प्रश्न, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। कोशिका घटवार, राजा निर्बंसिया, अपना अपना भाग्य और परिंदे। इसका जो सही उत्तर है राजा निर्बंसिया होना चाहिए। यहाँ इसको हम लोग सुधार लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली, ये बोली होगा, बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो हिसार इसका सही उत्तर होना चाहिए। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? बहुत महत्वपूर्ण गीत है और बहुत सुखद भी है। तो ये होरी की द्वारा गाया गया गीत है। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? लहना सिंह की आयु 12 वर्ष थी और सूबेदारनी की आयु जो है वो 8 वर्ष थी। तो इसे भी ध्यान में रखना है। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन थे?
सबसे पहले कुमार कुमार जो है वो शेखर का मित्र था लेकिन बहुत अच्छा मित्र नहीं था, तो ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर दत्त उनका भाई था, ये भी नहीं होगा। देवदास, सदाशिव और राघवन, ये 3 मित्र थे और इन तीनों ने मिलकर के ही एंटीगोनम क्लब की स्थापना की थी। इनके साथ शेखर भी था। तो हाँ, सही विकल्प होना चाहिए BDE। BDE विकल्प 4, उसकी तरफ बढ़ेंगे। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में लगाना, विभिन्न अलग अलग रचनाओं के प्रकरणों को, खंडों को, ये प्रश्न बहुत पूछे गए हैं इस बार। सबसे पहले जो पहला खंड आता है वो है ल्हासा की ओर, उसके बाद आता है चांग की ओर, उसके बाद आता है शक्य की ओर, फिर जेनम की ओर और फिर नेपाल की ओर। इस क्रम से ही हम चलेंगे और हमारा उत्तर EC ABD होना चाहिए। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी। ये बड़ा चर्चित प्रश्न है क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता खतरनाक थी। BSc, BTech, LLB तीनों ही उन्होंने किया हुआ था, तो ये सही उत्तर होना चाहिए, तीसरा विकल्प। एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहला जो है वो है तीसरा क्षण, उसके बाद है डबरे पर सूरज, उसके बाद है नए की जन्म कुंडली, बौरकर, और उसके बाद विशिष्ट और अद्वितीय। इस क्रम से देखें तो DBEAC सही उत्तर होना चाहिए। असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रेमवत की नीरव एक आलाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये प्रश्न अपने आप में बड़ा अनोखा है क्योंकि जो कहा अपने एक आलाप में प्रेमवत ने, उन संबोधनों को क्रम में लगाना है। ऐसे प्रश्न आमतौर पर कभी पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी जो सबसे पहला संबोधन करते हैं वो विशाल तरु के नाम से करते हैं, फिर ओ दीर्घकाय, ओ स्वयं संभार, ओ रसप्लावन, ओ शरण्य, इस क्रम में जाता है और इसका उत्तर DABEC होना चाहिए। इनमें से कौन 13वीं शताब्दी के प्रमुख काव्य शास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं? तो जयदेव हैं। जयदेव 13वीं शताब्दी के संस्कृत आलोचक माने जाते हैं, साहित्य शास्त्री माने जाते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की विभिन्न रचनाएं हैं और पाश्चात्य काव्य शास्त्री, उनका मिलान करना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये कॉलरिज की रचना है। द रेटोरिक्स, अरस्तु की रचना है, ये उनका भाषा शास्त्र संबंधी उनकी पुस्तक है। द लिरिकल बैलेट्स, ये वर्ड्सवर्थ की रचना है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये I.A. रिचर्ड्स की रचना है। इस क्रम में मिलान करेंगे तो A4, B3, C1, D2 होना चाहिए। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्यंत्र का उल्लेख हुआ है? सतपुड़ा के जंगल, जब नेट की परीक्षा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना बन जाती है क्योंकि इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो ढोल उत्तर होना चाहिए। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान। ब्रज किशोर किस कहानी का, किस उपन्यास का पात्र है? परीक्षा गुरु। अजय आपका बंटी के पिता है। पूर्णदेही है, ये झूठा सच। और निहाली धरती धन्ना अपना। इस क्रम में यदि हम देखें तो A3, A2, B1, C4, D3 आंसर होना चाहिए। बिना दुख के सब निस्सार, बिन आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा उद्धृत है? दरअसल ये पल्लव की पंक्तियां हैं और ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। महादेवी वर्मा की निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? श्रृंखला की कड़ियां बहुत महत्वपूर्ण रचना है और जब हम आधुनिक युग में स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा के जो विचार हैं वो अपने आप में बहुत क्रांतिकारी हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1949 रश्मिमांसा गोस्वामी तुलसीदास जो है वो 1923 ईस्वी में आई थी। जायसी ग्रंथावली 1924 ईस्वी। भ्रमर गीत सार 25
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। इस क्रम में यदि हम देखें तो BCGEA सबसे पहले आएगा गोस्वामी तुलसीदास। इसी से उत्तर हम लोगों को मिल जाना चाहिए था। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में था? तो सबसे पहले वो 3 भागों में आया था, बाद में एक भाग अलग से आया था, तो 4 भागों में, कुल 4 भागों में है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? तो इन पात्रों को देख लेते हैं। कुछ इनमें से जो 2 पात्र हैं, रजुआ और बहादुर, ये दोनों ही पात्र दरअसल अमरकांत की ही अलग अलग रचनाओं से है। रजुआ जो है वो जिंदगी और जोंक रचना है अमरकांत की, उससे है, और बहादुर ये भी अमरकांत की ही कहानी है, बहादुर उसका एक पात्र है। बाकी लक्ष्मा, धर्म सिंह और गुसाई, ये तीनों ही पात्र कोसी और घटवार के हैं। तो अगर हम देखें BDE जहां भी होगा उसी विकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। युगल गीत है, पूजा गीत है, वंदना है, समूह गान है और दंडा गीत है। वंदना से ही शुरुआत होती है, तो सबसे पहले वंदना होगा। वंदना ये सबसे पहला गीत है, ये प्रथम अंक का पहला दृश्य है, उससे ये गीत लिया गया है। उसके बाद युगल गीत आता है। युगल गीत ये भूमिका से लिया गया है, भूमिका का तीसरा गीत है। उसके बाद आता है दंडा गीत। दंडा गीत जो है ये तीसरा गीत है, जो कि प्रथम अंक के प्रथम दृश्य से लिया गया है। और उसके बाद पूजा गीत आता है। पूजा गीत प्रथम अंक के पहले दृश्य से लिया गया है। और फिर आता है अंतिम समूह गान, ये प्रथम अंक के तीसरे दृश्य से लिया गया है। इस क्रम से यदि हम देखें तो CAEBD ये ठीक क्रम में बैठता है। ठीक, माफ कीजिए, यहाँ E होना चाहिए, यहाँ D होना चाहिए। इस क्रम में जाएंगे। करीमुद्दीन किस कहानी के पात्र हैं? परिंदे कहानी के एक बहुत मजेदार पात्र हैं। उनका वर्णन ही आता है, बहुत ज्यादा कथन उनके है नहीं। अंधायुग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये मुझे लगता है कि पिछले कई सालों का अगर हम पेपर देखें तो कई बार अलग अलग ढंग से इस प्रश्न को सामने रखा गया है। तो सबसे पहला तो कौरव नदी है, उसके बाद है पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, प्रभु की मृत्यु, गांधारी का शाप, और फिर माफ कीजिए, प्रभु का मृत्यु अंत में होना चाहिए, गांधारी का शाप होगा, पंख पट्टियां ये तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो ABCDE इस क्रम में अगर हम जाएंगे तो सही उत्तर होना चाहिए EADCB। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता कहीं यदि प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने ही में मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये उन्होंने साहित्यालाप नाम की उनकी एक पुस्तक है, उससे लिया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सबसे पहला उपन्यास है चित्रलेखा। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है, 1936 का प्रकाशन वर्ष है। अलका निराला की है और ये 1933 में आई। राम रहीम राधिका रमन प्रसाद सिंह का है, 1936, माफ कीजिए। और विस्मृति के गर्भ में राहुल साकृत्यायन जी का है, ये 1923 ईस्वी में आया। इस क्रम से यदि हम देखें तो DEACB ये ठीक उत्तर हमारा ठीक ऑप्शन होना चाहिए। भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। ये आरंभिक रचनाएं हैं जो कि काव्यशास्त्र से संबंधित है। रस गंगाधर जगन्नाथ की रचना है और ये 17वीं शताब्दी में आई थी। उसके बाद काव्य अलंकार है, ये भामह की रचना है, ये 6ठी शताब्दी में आई थी। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ की, 14वीं शताब्दी। काव्य प्रकाश मम्मट का है, 11वीं। और ध्वन्यालोक लोचन ये अभिनव गुप्त की रचना है, 10वीं शताब्दी में आई थी। इस क्रम से यदि हम देखें तो सबसे पहला भामह है, उसके बाद ध्वन्यालोक लोचन है, उसके बाद है मम्मट,
फिर आते हैं विश्वनाथ और अंत में है जगन्नाथ। इस क्रम से यदि हम लगाते हैं तो इसका जो उत्तर है ये विकल्प में हमें नहीं मिलता। इस प्रश्न के भी ड्रॉप होने की संभावना थी। इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए, बी, डी, ई, सी, क्योंकि इसका सही उत्तर नहीं मिल रहा था, इसीलिए इसे ड्रॉप होना चाहिए था। इन ऑप्शंस में से कहीं पर भी वो है नहीं। यहाँ पर बी अगर पहले आ जाए, डी बाद में आए, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र कौन कौन से हैं? योगेंद्र नाथ, उमा प्रसाद, राधा, प्रताप नारायण और सुरसती, ये सभी पात्र हैं। इनमें से प्रताप नारायण, सुरसती और राधा, ये तीनों पात्र जो हैं वो क्या भूलूं क्या याद रखूं में आते हैं। योगेंद्र प्रसाद और उमा प्रसाद का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो बी, डी, ई के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय में भी उसी को मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। ये जो कथन है ये कथन देवसेना का है। देवसेना ये कहती है विजया से। ठीक, ये दूसरे अंक के दृश्य 5 में है। अंक 2 दृश्य 5 नहीं है, माफ कीजिए, दृश्य 1 है। उसके बाद आते हैं जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना होगा। ये चौथे अंक का 5वां दृश्य है और ये कथन है श्रमण का। बी ऑप्शन को हमें श्रमण के पास ले जाना होगा। श्रमण ये ब्राह्मण से कहते हैं। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ये चौथे अंक से है, चौथा अंक, और दृश्य भी चौथा ही है। और ये कथन जो है ये प्रख्यात बुद्धि से धातुसेन कह रहे हैं, माफ कीजिए, प्रख्यात कीर्ति से धातुसेन कह रहे हैं। अंतिम, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। ये विजया का कथन है और ये विजया अनंत देवी से बातचीत कर रही है, उससे संबंधित है। तो अगर हम इस क्रम से मिलान करें तो ए का आंसर होना चाहिए 2, ए का 2, बी का होना चाहिए 4, ए का 2, बी का 4, फिर है सी के साथ हम मिलान करेंगे 1 का, और डी के साथ हम मिलान करेंगे 3 का, डी के साथ 3 का। तो ऑप्शन 1 सही है, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1955 ईस्वी में। अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं उनके उत्तर को मिलाना है। बहुत आसान पंक्तियां इस बार दी गई थी। आना जाना उसका भाई, जिसके घर जाए लकड़ी खाए, लकड़ी आरी खाती है, उससे मिलान करेंगे। अरज जो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा। दर्पण, एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी, दिए की बत्ती, नर मिला रहे तो नर रहे, अलग हुए तो नार, सोने का सरंग है कोई चतुरा करे विचार। चना, इस क्रम से अगर हम मिलान करेंगे तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। चकित चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चही करशती है, बलखी बदन बिलखत बैजपुर पति, फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है। भूषण की पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? इन कथनों को भी 2 ही पुस्तकों से लिया गया है। एक तो नामवर सिंह की पुस्तक से ये सभी रचनाएं हैं, जिनमें सबसे पहली पंक्ति है प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। दूसरी पंक्ति है कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। अगला जो कथन है वो नामवर सिंह का है, आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युयुत्सावाद का नारा दिया। ये तीनों ही पंक्तियां नामवर सिंह की हैं। लेकिन जब हम ऑप्शन बी और ऑप्शन ई की तरफ देखते हैं तो ये दोनों ही नगेंद्र की पंक्तियां हैं। नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका उल्लेख हमें मिल जाता है। तो ये 2 ही पुस्तकों से हैं। इनमें अगर हम देखें तो ए, सी, डी ये सही ऑप्शन होना चाहिए। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीव जंतुओं को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, पहला। फिर उसके बाद कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, छिपकलियों की गश्त
फिर चूहा आता है और अंत में आता है कौवा। कौवे ने खुजलाई पाखे। इस क्रम में यदि हम देखें तो DAEC भी सही विकल्प है। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका प्रकाशन हुआ है 1943 ईस्वी। उसके बाद भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 ईस्वी। दरअसल इसके अलग अलग प्रकाशन वर्ष मिलते हैं। इसका प्रकाशन कई जगहों पर 1953 में मिलता है। इसका प्रकाशन कई जगहों पर 1985 भी हमें मिला। भाषा और समाज ये 1961 ईस्वी में आया था। हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये 1977 ईस्वी में आया है। और निराला की साहित्य साधना ये 1972 ईस्वी में आया। इस प्रश्न का भी हमें ठीक ठीक जवाब मिल नहीं पाया। दरअसल काफी अलग अलग उत्तर मिल रहे थे और इन ऑप्शन से कहीं पर भी मिलान नहीं किया जा सकता था। जो प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा है अगर उसके हिसाब से हम क्रम निर्धारित करें तो ACEBE यही उत्तर होना, माफ कीजिए यहाँ 2 बार ही हो गया है ना, B और फिर D, यहाँ D होना चाहिए। ये उत्तर हमारी तरफ से होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है ऑप्शन में, तो मुझे लगता है ये प्रश्न भी ड्रॉप होता। अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। संताल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। रामसो विद्रोह 1822 ईस्वी। केरल का किसान विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह ये हुआ था लगभग 1770 से 1820 के बीच हुआ था। और सावंतवाड़ी विद्रोह ये 1839 से 45 के बीच हुआ था। इसको 44 मान सकते हैं, कई जगहों पे 44 उल्लेख मिलता है। तो ये क्रम है। अगर इस क्रम से देखें तो BCDAE सही उत्तर हमारे सामने निकल कर आता है। अगला तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाली इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाला पात्र कौन है? इंद्र है। इंद्र को भड़काया जाता है और इंद्र जाता है और इत्र फरोश को मार देता है। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से विचार किया है? आई रिचर्ड्स ने आलोचना को विज्ञान से जोड़ करके उसकी कई सारी अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं और ये इनके आलोचनात्मक विचार आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पर्वत समुद्र अगम बिच बिहड़ घन बन ढाक किमी के भटों कंत तुम न मोहि पावन पंख। यह कवितान जायसी कृत पद्मावत की नागमती वियोग खंड के किस मास के वर्णन के अंत में आया है? किस मास के अंत में? ये आता है सावन के अंत में। सावन वाला जो पोर्शन है उसके एकदम अंत की पंक्तियां हैं। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका का संपादन किया था। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। उपन्यासकार हैं और उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी है, इनकी रचना है निर्वासित, इसका इससे मिलान कर देते हैं। फिर यशपाल है, यशपाल की रचना है मनुष्य के रूप। फिर भगवती चरण वर्मा है, इनकी रचना है आखिरी दांव, ये इनका उपन्यास है। और गुलशेर खां शानी का संबंध है सांप और सीढ़ी से। इसके हिसाब से यदि हम क्रम में लगाएं तो पहला विकल्प होना चाहिए। निर्वासित जो है वो सूर्यबाला की कहानी भी है, ये उपन्यास भी है, इस नाम से एक कहानी भी लिखी गई है, तो ये जानना सबके लिए जरूरी है। वानभट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन कौन से हैं? लोरिक देव जो है इनका वर्णन आता है वानभट्ट की आत्मकथा में। पात्र बहुत ज्यादा उनकी महत्ता नहीं है। इनको आधार बना करके जो उपन्यास लिखा हज़ार प्रसाद द्विवेदी ने वो पुनर्नवा था। उसके बावजूद वर्णन आता है तो इसका उल्लेख हम करेंगे। फिर वृत्ति वज्र का भी उल्लेख आता है। कुमार कृष्ण वर्धन का भी आता है। मातृगुप्त का नहीं आता, नागदत्त का नहीं आता, तो ADE सही आंसर होना चाहिए। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले उसकी हथकड़ियों की बात हो रही होती है, तो होगा पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, उसके बाद समूचे जिस्म पर लत्तर, उसके बाद वह कैद कर लाया गया ईमान, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, ना मंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त। इस क्रम से यदि हम देखें तो पहला विकल्प।
अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की गई है? तो इसका उत्तर होना चाहिए अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त का जो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो विवेचन सिद्धांत से, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत से दरअसल बहुत ज्यादा मिलता है, तो यहाँ हम अभिनवगुप्त से जोड़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद कौन कौन से हैं? चाणक्य के संवाद जो है वो सबसे पहले है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहूंगा। उसके बाद आते हैं महत्वाकांक्षा का मोती, निष्ठुरता किसी भी में रहता है, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। ये सब के सब चाणक्य के संवाद है। शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, ये राक्षस का संवाद है। राक्षस चाणक्य से कह रहा होता है। और अन्य देश मनुष्य की जन्मभूमि है या भारत मानवता की जन्मभूमि है, ये कार्नेलिया के कथन है। कार्नेलिया के कथन चंद्रगुप्त नाटक में समझ में आ जाते हैं, देखते ही समझ में आते हैं। तो BDE ऑप्शन होना चाहिए, उसी के साथ जाएंगे। ओ महान मार्क्स की दर्शन की दर्शिका दर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकता की सिंथेसिस हो। मैला आंचल के उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा है? चरित्रों को सही युग में चयनित कीजिए। ये दरअसल चिंगारी जी ने लिखा था लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी दासी के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों का निबंध संकलित है। कबीर को तो पसंद ही नहीं करते थे, तो कबीर जिन ऑप्शंस में है उनको तो हटा ही दीजिए। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन जाएगा, उसी के साथ जाएंगे। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? राम राज्य से संबंधित हैं, नहीं भय शोक न रोग, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब उदार सब पर उपकारी। ये सभी पंक्तियां जो हैं वो राम राज्य से है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, ये भी उत्तरकांड से ही है दरअसल, लेकिन ये पंक्ति राम राज्य से संबंधित नहीं है। और देत ईस बिन हेतु स्नेही, ये तो अरण्य कांड की पंक्तियां हैं। तो इन दोनों का संबंध राम राज्य से नहीं है, तो ACE सही ऑप्शन होना चाहिए, उसी के साथ बढ़ेंगे। हाँ, सूची के साथ मिलान करना है। कनक, तारा, उर्मिला, रतन, उषा, दम्मो, कंचन और त्रिवेणी। हालांकि इस प्रश्न के ए के साथ, कनक के साथ हम मिलान करते हैं कंचन का, तारा के साथ हम मिलान करते हैं उषा का, उर्मिला जो है वो प्रवीण की बहन है, और रतन और दम्मो का संबंध है। इस तरीके से मिलान करेंगे तो पहला ऑप्शन ठीक बैठता है। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अलका 1931 में, ये चंद्रगुप्त की पात्र है। अनुनासिक है, या आषाढ़ का एक दिन में आता है, आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष है 1958। नारायण दास, ये आते हैं अंधेर नगरी में, नारायण दास अंधेर नगरी का प्रकाशन 1880। अशोक आते हैं आधे अधूरे में 1969। लोचन बाबू महाभोज 1989। इसको अगर क्रम से लगाएं तो EACBD पहले से बाद के क्रम में हमें इसे लगाना है। सबसे पहले नारायण दास आना चाहिए। ठीक, कामायनी के लज्जा सर की पंक्तियां कौन कौन सी हैं? लज्जा सर की पंक्तियां हमें ढूंढनी है। सबसे पहली पंक्ति, प्राणी कटुता में बांट रहा जगत को करता अधिक दीन, ये इड़ा सर्ग की पंक्ति है। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना निवास, ये भी इड़ा सर्ग की पंक्तियां हैं। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, लज्जा एक निवड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। लज्जा नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रचित नग पग तल में पीयूष स्रोत से बहा करो, ये भी लज्जा की पंक्तियां हैं। CDE इसका सही उत्तर होना चाहिए। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 116। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित हैं? ये जो अध्यायों के नाम दिए गए हैं ये चतुर्थ अध्याय में। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। कहानीकार हैं और कहानियां हैं। राजेंद्र यादव की कहानी है अपने पार। अज्ञेय की कहानी है जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद चित्र लिखे पत्थर, और माधवराव सप्रे का है एक पथिक का स्वप्न। इस क्रम से यदि हम देखें तो सेकेंड ऑप्शन। इनमें से
किस जैनाचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है उनकी रचना के आधार पर। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। उसके बाद मानस कहांस के उपन्यास के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? मारुति मन रुचि भरत के लखी लक्षण कही है। ये अगला, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? ये नारी का इतिहास है, रंगून में ही उन्होंने लिखा था। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है? कविता क्या है से इसका संबंध है। ये सभी ऑप्शन भी दरअसल ये थोड़ा सा यहाँ ई होगा, ये डी नंबर ऑप्शन है और ये ई नंबर ऑप्शन है। मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ, या हूँ होगा। ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध से है। जिसके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन की विवार उसे सुंदर लगते हैं, उसी के वर्णन में स्वतः सुखाए प्रवृत्त होता है। ये कविता क्या है से संबंधित है। वर्ण वस्तु वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई, ये भी कविता क्या है से है। और वर्ण वस्तु माफ कीजिए, और वर्ण वस्तु वर्णलाप हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया है, ये जो पंक्ति है ये भी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं होते वे काव्यालंकार नहीं है, वे होगा, वे काव्यालंकार नहीं है। तो बी, सी और ई ये उत्तर होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे जाएंगे। फिर विकल्प है प्राण मेरे, यह गीत महादेव वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था? ये सांध्य गीत में पहली बार आया था, बाद में फिर इसको 3 रचनाओं को एक साथ मिलाकर यामा में डाल दिया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कविता कलाप का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। लेखांजलि जो है वो 1928 में आई थी। कुमार संभव सार ये 1902 ईस्वी में आया। रसज्ञ रंजन 1920 और कालिदास की निरंकुशता का प्रकाशन वर्ष हमें नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी क्रम निर्धारित किया जा सकता है कि कुमार संभव सार सबसे पहले होगा। बी एक ही ऑप्शन में है तो वही सही उत्तर है। उसके बाद आएंगे अगर हम देखेंगे तो कविता कलाप है, फिर ई होना चाहिए, इसका प्रकाशन वर्ष पता ही नहीं है, और फिर डी है रसज्ञ रंजन, और उसके बाद सबसे अंतिम है सी लेखांजलि। इस क्रम से देखें तो ठीक बैठ रहा है। ई का प्रकाशन वर्ष हमें नहीं पता। 125 हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? पढ़ा हुआ है, ब्रजांगना विलाप है। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए हैं? ये है 10वीं शताब्दी। सूची के साथ सूची 2 का मिलान करना है। दिया गया है भ्रमर गीत सार की पद की प्रथम पंक्तियां और उनमें उल्लेखित राग। ये राग वाले प्रश्न इस बार बहुत पहली बार आए हैं। तो आयो घोष, बड़े व्यापारी, ये जो है राग काफी में लिखा गया। आए जोग सिखावन पांडे, ये राग नट में है। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, राग सारंग। और हम तो कहन के लिखी भूखी, ये राग धनाश्री। इस क्रम में देखें तो बी ए डी सी इस तरीके से हम मिला सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का 1 बी का ए का 2 बी का 1। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। इस प्रश्न का उत्तर दरअसल हमें मिल नहीं पाया। हमने 2 कथन ढूंढे हैं जिसको लेकर हम बिल्कुल श्योर हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। ये महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं। उसके बाद वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। ये भी महात्मा गांधी की पंक्तियां हैं। ये 2 पंक्तियां तो हमें मिली। इसके अतिरिक्त हमें और कोई पंक्ति हम बिल्कुल श्योर होकर नहीं कह सकते, लेकिन इस हिसाब से देखें तो 2 ऑप्शन है जिनमें संभावना है कि यही उत्तर होंगे, ए बी ई और बी डी ई, क्योंकि ई दोनों में ही है और दोनों में ही बी भी है। क्योंकि दोनों में बी और ई है इसलिए हम इसके साथ जा रहे हैं। दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। लेखक हैं और उनके यात्रा वृत्तांत है। सबसे पहले गोविंद मिश्र हैं, इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो है दरख्तों के पार। रामशरण जोशी हैं, अपनों के पास अपनों से दूर। धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र। रमेश चंद्र शाह, बहुवचन। ऑप्शन 3। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? आदमी नामा उसके शीर्षक पर लिखा हुआ है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? यह आषाढ़ का एक दिन में है। प्रियंगो मंजरी आती हैं और ये सभी बातें कहती। फिर सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। मारो मत धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? ये कह रही होती है तीसरी कसम में, बैलों को जब मार रहा होता है तब कहती है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो भी पहन लो। ये चीफ की दावत में अपनी माता जी को कहते हैं। मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात न करूंगा। आकाशदीप, भाषा से ही समझ में आ रहा है। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। परिंदे, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए ए का 4, बी का 1। ए का 4, बी का ए का 4, बी का 1, सी का 2 और जी का 3। यहाँ मुझे लगता है कि टाइप करने में कुछ गलती हुई है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उत्तर यही है। तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? जब आप लोग आत्मकथा पढ़ेंगे तो वो तीनों नाम एक साथ लिखे गए हैं। वो हैं मुन्ना चाचा, सोनई और जैदी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था? तो पहला स्कूल सन 1839 में आया था। सूची के साथ सूची 2 का मिलान करना है। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। ये कथन जो है वो अकाल दर्शन से दिया गया है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। नक्सलबाड़ी। मेरे देश की संसद मौन है। रोटी और संसद। और मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। मोचीराम। इस हिसाब से देखें तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक कौन कौन से हैं? भारत भारती के वर्तमान खंड, उसमें सबसे पहला जो शीर्षक है, पहला शीर्षक नहीं कहेंगे लेकिन ये शीर्षक है कृषि और कृषक, रईसों के सपूत और धर्म की दशा। ये तीनों उपशीर्षक हैं, ये नहीं है। तो BCE उत्तर होना चाहिए। BCE ऑप्शन तीसरा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। भरत भूषण अग्रवाल, इनके एकांकी है पलायन। भरत भूषण अग्रवाल को मिला देते हैं। कमलेश्वर की एकांकी है लहर लौट गई। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और उदय शंकर भट्ट की एकांकी है आदिम युग। इस क्रम से देखें तो चौथा ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र सन 1984 ईस्वी में आया। चांद की वर्तनी, ये धूमिल की रचना है। चांद की वर्तनी, पत्थर फेंकता हूं, ये 2010 में आया है। चंद्रकांत देवताली की रचना है। फिर आते हैं चांद की वर्तनी पर, ये 2006 में आया। ये राजेश जोशी की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध का है, 1964 में। और नए इलाके में ये आया था 1996 में। ये अरुण कमल की रचना है। तो इसको क्रम से यदि हम लगाते हैं तो DAECB सही उत्तर है। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप 1877 से शुरू हुआ, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा आया। भारत बंधु, ये 1876 में, ये भी 1877 1876 ये आया तोताराम के द्वारा। देश हितैषी, किसी का नाम सामने नहीं आता लेकिन पत्रिका 1869 में आई, 1879 में आई थी।
बिहार बंधु 1872 और हिंदुस्तान, बिहार बंधु केशवराम भट्ट का है और हिंदुस्तान जो है वो 1883 है, ये राजा रामपाल सिंह का है। इस क्रम से यदि हम देखें तो BCAED सही उत्तर होना चाहिए। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है, ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद फिर गद्यांश है, तो अंतिम इसके उत्तर के रूप में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ जाएंगे। ये थे कुल 140 प्रश्न जो कि 18 जून की परीक्षा में आपसे पूछे गए थे। इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके विकल्प गलत दिए गए हैं। एक प्रश्न ऐसा है जिसमें एक ही विकल्प 2 बार दिया गया है, तो उस प्रश्न के भी ड्रॉप होने की संभावना थी। हालांकि उसका उत्तर उन दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं होता, फिर भी इस तरीके की गड़बड़ियां होती हैं तो प्रश्नों को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये है, लेकिन अब तो पेपर हमारा कैंसिल ही हो गया है, तो इन सब बातों का कोई औचित्य रह नहीं जाता। फिर भी प्रश्नों को देखना, प्रश्नों की क्या शैली अपनाई जा रही है आज के समय में, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से इस प्रश्न पत्र को हमने हल किया है। बाकी अपना अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर बताएं, कितने प्रश्नों को आपने ठीक किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।